वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपके साथ कल जुड़े हुए थे और एक वादा किया था कि आपके लिए एक सीरीज लेकर आएंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित। जो हिंदी व्याकरण है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभप्रद होगी और जो साहित्य की क्लास होगी वह एलटी और पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद रहेगी। इसमें आपको बताया गया था कि एक दिन हम हिंदी व्याकरण की क्लास लेंगे और दूसरे दिन जो है वो एक साहित्य की क्लास रहेगी। तो आज से ये शुरुआत हो रही है। इस बैच का नाम रखा गया है नई तालीम की ताल में ताल। ठीक है, यदि आप इसका अर्थ बता पाएं तो बेहतरीन रहेगा। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, नई तालीम की ताल में ताल, हिंदी व्याकरण की ये पहली क्लास होगी। इसमें सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि जो हिंदी व्याकरण है उसके अभी जो हाल ही में एक पेपर हुआ था, पीएससी के द्वारा लिया गया था, एक तो कंडक्टर का पेपर लिया गया था। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हिंदी व्याकरण है उसके भाग कितने हैं। हिंदी व्याकरण के मुख्यतः अगर आपसे भाग पूछ ले तो आपने 3 भाग बताने हैं। ठीक है, और उसी तरह एक जेबीटी के टेट में और एक बार ये पुलिस कंडक्टर के पेपर में जो है सॉरी एचपी जो एचआरटीसी के कंडक्टर हैं उसके क्वेश्चन पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। एक व्यवस्था को लेकर आया था कि हिंदी व्याकरण में कौन सी व्यवस्था नहीं है, और एक बार पूछा गया था कि हिंदी व्याकरण के जो भाग हैं वो कितने हैं। तो हिंदी व्याकरण के भाग मुख्य रूप से आपने कितने बताने हैं, 3 भाग बताने हैं कि हिंदी व्याकरण के 3 भाग हैं, और कुल अगर भाग की बात करेंगे तो 4 भाग आते हैं। हिंदी व्याकरण में कौन कौन से भाग होते हैं? हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपके सबसे पहला जो है वो वर्ण व्यवस्था आती है, दूसरा शब्द व्यवस्था, और तीसरा जो है वो वाक्य व्यवस्था होती है। वाक्य की जो व्यवस्था शब्द है वो यहाँ आ गया कटकर। ठीक है, तो ध्यान रखना है हिंदी व्याकरण की कितनी व्यवस्था या कितने भाग बताने हैं। तो हिंदी व्याकरण के 3 भाग बताने हैं, और आप अगर कुल भाग की बात करेंगे, कुल व्यवस्थाओं की बात करेंगे तो कितने बताएंगे? 4 बताएंगे। ठीक है, अगर सामान्यता प्रश्न आ गया हिंदी व्याकरण के भाग कितने, तो 3 हैं, और अगर कुल भाग पूछ लिए तो कितने बताएंगे? 4 भाग इसके आपने बताने हैं। ठीक, चलिए अब कौन कौन से 3 भाग है, कौन कौन से 4 भाग, ये आपको बता दिया है। अब यदि अभी जैसे क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण की व्यवस्था नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण की व्यवस्था नहीं है, और ऑप्शन आया हुआ था वर्ण व्यवस्था, पद व्यवस्था, संधि व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। ठीक है, संधि व्यवस्था और इसी तरह एक चौथा था वाक्य व्यवस्था। अब ये बताइए, ये बताना था कि इनमें से कौन सी वाक्य व्याकरण की व्यवस्था नहीं है। तो व्याकरण की जो व्यवस्था है वो आपको बता दिया है कि कितनी बतानी है, मुख्यतः 3 बतानी है, लेकिन कुल कितनी है? 4 है। कौन कौन सी बता दी? 4 आपकी वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था, ये 4 हैं। और अगर मुख्य बतानी है या सामान्य प्रश्न पूछ ले कि कितनी व्यवस्थाएं हैं, तो आप कितनी बताएंगे? 3 बताएंगे, वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। अब ये क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण की व्यवस्था नहीं है। तो यहां ऑप्शन में थे वर्ण व्यवस्था, पद व्यवस्था, संधि व्यवस्था या फिर वाक्य व्यवस्था। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? कुल कितनी व्यवस्थाएं? 4, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ऑप्शन में क्या था? वर्ण, पद, संधि, वाक्य। अब इसमें से किसको हटाएंगे? किसको हटाएंगे? संधि को हटा देंगे। तो यहां पर इस तरह से ध्यान रखना है, कई बार उलझा दिया जाता है। तो मुख्यतः 3 है और कुल कितनी है? 4 व्यवस्थाएं हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि मुख्य है तो 3 है, कौन कौन सी ये 3? मैंने आपको बता दी, वर्ण, शब्द, वाक्य। क्या है? वर्ण, शब्द और वाक्य। और कुल कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 4 चौथे में कौन सा जुड़ जाएगा? पद जुड़ जाएगा। मतलब यदि इन 4 में से किसी को हटाना पड़े तो किसको हटाएंगे? पद को हटाएंगे। और यदि इन 4 के अलावा कोई और ऑप्शन में आएंगे तो इन सभी को रखना है, और जो इसके अलावा कोई ऑप्शन में आएगा उसको हटा देना है। तो ये रही व्याकरण की व्यवस्थाएं कौन कौन सी है, या व्याकरण के भाग कौन कौन से हैं। अब आगे बढ़ते हैं
कि व्याकरण के जो भाग हैं वो कौन कौन से है आपको पता लग गया, लेकिन जो भाग हैं इनमें क्या क्या चीजें आने वाली है उस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन जैसे बनते हैं इसमें कि वर्ण व्यवस्था है, तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न है जो बनते हैं। पहला प्रश्न है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वो क्या बतानी है आपने। तो इसके जवाब दो होते हैं, एक होगा ध्वनि और दूसरा होगा वर्ण। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होगी, या तो आप बताएंगे ध्वनि और या बताएंगे आप वर्ण। और यदि दोनों ही ऑप्शन में होंगे कि आपको ध्वनि और वर्ण दोनों ऑप्शन में दिख जाएंगे तो आप किसको चुनेंगे, ध्वनि को। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, क्या है जो सुनाई देती है। वर्ण क्या है, भाषा का लिखित रूप। तो यदि मौखिक भाषा का सबसे छोटा रूप आ जाए तो क्या बताएंगे, ध्वनि, और यदि लिखित भाषा का सबसे छोटा रूप आ जाए तो क्या बताएंगे, वर्ण। क्या बोला, यदि मौखिक भाषा का सबसे छोटा रूप होगा तो ध्वनि होगा और लिखित भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होगा, वर्ण होगा। और यदि सामान्य प्रश्न आ गया कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है तो आप क्या जवाब देंगे, ध्वनि देंगे। और यदि ध्वनि ऑप्शन में ना हुआ तो क्या बताएंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी वर्ण। ठीक, चलिए इसी तरह अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाई, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे अभी क्वेश्चन आया हुआ था कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, लघुत्तम इकाई क्या है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या बता दिया हमने, कि हमने बता दिया या तो ध्वनि होगी जी या फिर वर्ण होगा। लेकिन इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, भाषा की लघुत्तम इकाई तो बतानी है लेकिन कैसी बतानी है, अर्थवान, जो अर्थ दे, ऐसी सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाषा की, तो वो रहेगी शब्द। ठीक है, भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाई क्या बताएंगे आप, तो वो बताएंगे शब्द। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि भाषा की पूर्ण, पहले क्या था लघुत्तम, अब क्या पूछ रहा है पूर्ण लेकिन सार्थक, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है। तो जो पूर्ण रूप से अर्थ दे ऐसी भाषा की सबसे बड़ी जो इकाई है, पूरी इकाई है, वह क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है। वह क्या कहलाएगी, वाक्य कहलाती है। ठीक है, चलिए उसी तरह ध्यान रखिएगा, ये जो आपके पास प्रश्न बन रहे हैं वो अलग अलग तरह से बनेंगे। जैसे अब आपसे पूछ लेगा ध्वनि क्या है, ध्वनि आपने बता दिया, ध्वनि क्या होगी, आपका मौखिक भाषा का सबसे छोटा रूप। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, दूसरी चीज पढ़ी वर्ण। वर्ण क्या है, लिखित भाषा का सबसे छोटा रूप। ऐसी चीजें जिनके टुकड़े ना हो सके वो वर्ण है, ध्वनि है। ठीक, अगला बोल रहा है, हमने बात की कि लघुत्तम और अर्थवान इकाई, सबसे छोटी अर्थ देने वाली इकाई, उसका नाम बता दिया हमने शब्द। अब शब्द क्या है, शब्द है जो अर्थ देने वाली सबसे छोटी इकाई है। तो शब्द की परिभाषा क्या होगी, वर्णों का वह समूह जो अर्थ प्रदान करे शब्द कहलाता है। तो इस तरह से अगला प्रश्न क्या बताया, अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, और पूर्ण सार्थक इकाई क्या बता दी, वाक्य। पूर्ण, पूर्ण रूप से, पूर्ण पूरे संदर्भ में जो अर्थ प्रदान करता है वो वाक्य। वाक्य क्या होता है, शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे वक्ता, शब्दों का वह सार्थक समूह जो वक्ता या लेखक के आशय का क्या करता है, स्पष्टीकरण करता है कि लेखक क्या कहना चाह रहा है, क्या लिखना चाह रहा है, या वक्ता क्या कहना चाह रहा है। जब हमें ये समझ आ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। चलिए अब आ जाए वास्तविक रूप में, प्रश्न यहां से शुरू बनते हैं। अगला प्रश्न ये कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला क्या ऑप्शन आएगा आपके पास, वर्णों का समूह, वर्णों का अनियमित समूह, वर्णों का क्रमबद्ध समूह। तो वर्णमाला क्या होगा, वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह। ठीक है, वर्णों का कैसा होगा, व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह। ठीक, इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। उसी तरह अगला प्रश्न बनेगा आपके पास कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है।
वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हमारे पास इसका जो जवाब है वो कितना है? 52 है। हिंदी वर्णमाला में हमारे पास अभी वर्ण कितने हैं? 52 है। लेकिन अभी हाल ही में 2024 का जो अभी आखिरी पड़ाव था, अक्टूबर के आसपास, है ना, उसमें जो समितियां हैं, केंद्रीय समितियां, उनके द्वारा क्या किया गया, एक विशिष्ट व्यंजन को भी हिंदी वर्णमाला में शामिल किया गया। ठीक है, विशिष्ट व्यंजन को भी हम क्या करते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्थान दे रहे हैं। और इसको मिलाकर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण अब आपने कितने बताने हैं? तो 53 बताने, 53। अगर ऑप्शन में 53 हुआ तो, और वो भी कुल वर्ण के साथ। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 ही बतानी है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं और 53 ऑप्शन में हुआ तो आपने लगाना है। अब ये क्या है? ये जो आप एक विशिष्ट व्यंजन है, ये ध्यान रखना है, वर्ण में भी क्या है? व्यंजन है। जैसे ल है, ल ध्वनि है, इसी का ये रूप है, ल इसी का विकृत रूप है। जो इसका उच्चारण है विशिष्ट व्यंजन का, विशिष्ट व्यंजन का उच्चारण जो है वो क्या है? अलो है। मतलब ल से पहले अ जुड़ जाएगा, अलो, अलो। ठीक है, ये इसका एक उच्चारण रूप है। उतना शुद्ध तो नहीं कर पाते जितना कि भाषा जो आपके विज्ञान वाले करते हैं। तो ये हो गया वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं। तो आप बताएंगे 53, अगर वो भी ऑप्शन में हुआ तो। एक यहां से और प्रश्न बन सकता है आपके लिए कि विदेशी वर्णों को मिलाकर, विदेशी वर्णों सहित हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने? तो आपने बताने हैं 58। कौन कितने होते हैं? विदेशी वर्ण आपके 6 होते हैं, जिसमें 5 व्यंजन है और एक स्वर होता है। इस पर हम बात करेंगे जब हम आपके व्यंजन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न बनेगा हमारा वो बनेगा वर्णमाला या वर्णों के भेद कितने हैं? तो वर्णमाला या वर्णों के केवल 2 भेद होते हैं, एक होगा स्वर और दूसरा होगा व्यंजन, ये वर्णमाला में। ठीक है, यहां से एक प्रश्न बना हुआ था अभी कि संस्कृत में स्वरों को किस नाम से जाना जाता है और व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है। जो जो स्वर होते हैं उन्हें अच कहा जाता है। ठीक है, अच के साथ जिनका अंत होता है अजंत कहते हैं। ठीक है, उसी तरह जो आपका व्यंजन है, व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो हल कहते हैं। हल के साथ जिनका अंत होता है उन्हें हलंत कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो स्वर और व्यंजन ये वर्णमाला या वर्णों के 2 भेद हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या आपको पता है कितनी है? 11 है। हिंदी में, हिंदी के जो अपने मौलिक स्वर हैं, हिंदी के अपने जो मौलिक स्वर हैं वो केवल 10 हैं। जो री है वह हिंदी का अपना स्वर ना होकर संस्कृत का ही एक स्वर है, या तत्सम शब्दों में ही प्रयोग होता है। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा जो है हिंदी का मौलिक स्वर नहीं है, तो री जो है वो मौलिक स्वर नहीं आता, वो संस्कृत का मूलतः स्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी बतानी है? स्वरों की संख्या आप बताएंगे केवल और केवल 10, सॉरी 11। 10 नहीं बतानी, कितनी बतानी है? 11 बतानी है। अगर आपसे हिंदी में स्वरों की संख्या पूछ ले तो कितनी बताएंगे आप? 11 बताएंगे। और यदि आपसे पूछ ले हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है, किसकी? की मात्राओं कितनी है, तो मात्राएं कितनी होती? केवल 10 होती है। कितनी होगी? 10 होगी। कौन सी नहीं होती? बिना मात्रा का स्वर कौन सा है? अमात्रिक स्वर केवल कौन सा होता है? अ होता है। जो छोटे वाला अ है इसे अमात्रिक स्वर कहा जाता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अगला है स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 बताती, स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13 है। जो आपके 2 ध्वनियां हैं, ठीक है, अंग और एह, 2 ध्वनियां हैं, इन्हें भी स्वर की श्रेणी में कुछ विद्वान रखते हैं। इसीलिए इनको मिला के अगर कुल स्वर की बात करें तो कितनी होगी? 13 होगी। और अगर स्वरों की संख्या बतानी है तो कितनी बताएंगे? केवल 11 बताएंगे। उनमें से भी कौन सा हिंदी का मौलिक नहीं है? तो आपको बता दिया है कि कौन सा मौलिक नहीं है, वह मौलिक री नहीं है। ठीक, चलिए अब है व्यंजनों की संख्या।
तो व्यंजनों की संख्या, समय ज़्यादा हो गया है ना, व्यंजनों की संख्या कितनी बतानी है? 33 बतानी है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी बतानी है? 33 ही बतानी है, चाहे विशिष्ट व्यंजन भी जोड़ा गया हो, लेकिन कितनी बताएंगे? 33 बताएंगे, 33 बताएंगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो आपके पास ऑप्शन होगा 39 ही बताना है फिलहाल। वो विशिष्ट व्यंजन है जो अलग से हैं। आपने व्यंजनों की कुल संख्या कितनी बतानी है? 39 ही बतानी है। और यदि 39 ऑप्शन में ना रहे तो एक और विकल्प रहता है कि आप कितनी बताएंगे, तब आप 35 बताएंगे। यदि आपके पास ऑप्शन में 39 ना हुआ और कुल पूछ ले, अगर तो व्यंजनों की संख्या पूछ ले तो कितनी बतानी है? 33 बतानी है। मानक व्यंजन पूछ ले कितने बताने हैं? 33, 33 ही बताने हैं। लेकिन अगर कुल व्यंजन पूछ ले तो कितने बताने? 39। और अगर 39 ऑप्शन में ना हो तो कितने बताने हैं? 35 बताने। तो ये रहा सामान्य सा वर्णमाला पर एक थोड़ा सा परिचयात्मक जो हमारा लेक्चर रहा है। अगली जो वीडियो बनेगी वह वर्णमाला में जो स्वर हैं, स्वरों का वर्गीकरण है, स्वरों के रूप हैं, मात्राएं हैं, उनका वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। लेकिन जो कल वीडियो बनेगी वह बनेगी साहित्य पर, और उसके बाद अगली जो नेक्स्ट होगी, मतलब परसों क्लास होगी, वो आपकी व्याकरण से संबंधित फिर दूसरी क्लास होगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली